हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया में टैक्सेशन को लेके हमेशा क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक कंफ्यूजन, एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। और लोग सोचते हैं 1% टैक्स की बात करते हैं, टीडीएस की बात करते हैं, 30% क्रिप्टो पे टैक्स की बात करते हैं। तो उसके अंदर जब कुछ ऐसी न्यूज निकल के आती है कि भैया किसी ने 1 लाख रुपए का P2P किया, उसके ऊपर 78,000 रुपीज का उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया है। तो यहाँ पे ये P2P का चक्कर क्या है और ये 78,000 की फिगर कैसे निकल के आई। और बाइनेंस जो है उसने पैन कार्ड लेना शुरू कर दिया है। और जो निकल के आ रहा है, जो बाइनेंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मनी कंट्रोल को जो बताया तो कि यहाँ पर जो भी हम जो सस्पेशियस ट्रांजैक्शन होती है उसको एफआईयू को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सारा मामला क्या है, सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है इसके लिए एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो इस वीडियो के अंदर हमारे लिए राहुल गुप्ता जी, सीए राहुल गुप्ता जी लेके आएंगे। तो सबसे पहले तालियों से स्वागत करते हैं, लाइक के साथ में स्वागत करते हैं। राहुल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया पंकज जी, आप बताइए। बढ़िया सर। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो हम आपको याद करते हैं। और यहाँ पर टैक्स को लेके आप पता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, तो कई लोग टैक्स के रिगार्डिंग भी क्वेरी कर रहे हैं आप में से। तो शायद इनसे उस बारे में पूछेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअली खुद टैक्स भरना चाहता है तो कैसे भरेगा, क्या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या राहुल जी आपकी कुछ मदद कर सकते हैं कि इसके अंदर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले राहुल जी, जो ये टैक्स को लेके 78,000 वाला है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है, ये क्या मैटर है P2P के अंदर? आपको पता ही है यूजुअली जो है टीडीएस का इशू रहता है। तो यहाँ पर 1,500 रुपए का वो कह रहा है प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे, 78,000 की क्या कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप समझा सकोगे मैं इस बताता बारे में? हूँ मैं बताता हूँ सर, देखिए क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट के दो तीन सेक्शंस हैं, उन तीनों को इकट्ठे लेके चलते हैं। सेक्शन 68, सेक्शन 69, 115 BB। ये क्या कहते हैं? सेक्शन 68 कहता है अनएक्सप्लेन इनकम। अगर आप P2P से आपके पास मान लीजिए पैसा आ रहा है या जा रहा है, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। आपके पास P2P से अगर पैसा आ रहा है तो सरकार कहती है दिस इज योर अनएक्सप्लेन्ड इनकम। आप ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि आपने किसको क्या बेचा है जिसकी एवज में आपके पास पैसा आया है। आप कैसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे? आप कहते हो जी मैंने तो P2P से क्रिप्टो में पैसा रिसीव किया है, तो सरकार कहती है टीडीएस दिखाओ कहां काटा। आप चुप हो जाते हो कि सर हम टीडीएस कैसे काटे। मुझे पता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, टीडीएस काटना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन सरकार अपने रूल के तहत आपसे ये बात बोल सकती है कि भैया आपने टीडीएस नहीं काटा, तो मैं कैसे मान लू ये आपकी एक्सप्लेन्ड इनकम है। तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम में ले जाते हैं। 75% टैक्स है। उस 75% के ऊपर 4% आपका सरचार्ज जब जोड़ देंगे, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस वगैरह, तो वो जब जोड़ देंगे तो आपका 78% टैक्स हो जाता है। तो आपने तो 1 लाख के ऊपर 78,000 जोड़ दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है, मान लीजिए आपका इनकम टैक्स का केस लग गया, किसी का भी लग सकता है। जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है वो 68 में है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो है वो 69 में है। अब मान लीजिए किसी का भी केस लग गया, इनकम का लग गया या एक्सपेंडिचर का लग गया, 143 सबसेक्शन 1 का नोटिस आ गया, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर आपकी स्क्रूटनी खुल गई। सॉरी, 143(1) नहीं है, 143(3) में आपकी स्क्रूटनी लग गई। अब आपसे पूछा जाएगा, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ऑफिसर आपकी डिमांड बना देगा। पंकज जी, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इस तरीके के केसेस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आपके पास अभी आई है ये अपडेट, लेकिन हमारे पास जब से क्रिप्टो के नोटिस आने स्टार्ट हुए 2-3 साल से हम ये केसेस ऑलरेडी डिफेंड करते हुए आ रहे हैं। या तो आप इसको एओ लेवल पे छुड़वा लो, मतलब जो आपका केस लगा है स्क्रूटनी का, उसी लेवल पे ऑफिसर को जस्टिफाई कर दो। अब जस्टिफिकेशन करते हुए प्रॉब्लम क्या आती है? आपने मिस्टर कमल से बैंक में पैसे आपके ट्रांसफर हुए। अब मिस्टर कमल को आप जानते नहीं हो। P2P जिस बंदे से हम करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है हम उसको जानते नहीं होते, किसी भी रेफरेंस से हमने उसको कॉइन दिए। या तो आप उससे एक लेटर लिखवा के दे दो उसके पैन नंबर के साथ कि भैया मैंने आपको क्रिप्टो सेल आउट करके पैसे वैसे रिसीव किए हैं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता। तो आइडियली आप एओ लेवल पे छुड़वाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऑल्दो हमने बहुत सारे केसेस, अगर मैं बताऊं तो प्रिंस मित्तल जी जो मेरे साथ हैं उनका 100% रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक एक केस को छोड़ के मेरे ख्याल से हमारी बाकी किसी केस में डिमांड नहीं बनी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है जी? एओ के लेवल पे अगर उसको नहीं समझ में आया तो वो डिमांड बना देंगे। अगर वो डिमांड बनी तो आप सीआईटी अपील्स में जीत पाओगे, ऐसे चांसेस कम है। आपको आईटीएटी के लेवल पे जाना पड़ेगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल।
ट्रिब्यूनल के लेवल पे जाके आप शायद इस केस को इजीली छुड़वा सकते हो, क्योंकि जस्टिफाइड तो है, आपने कॉइन तो बेचा है, लेकिन अब आपने अगर कॉइन हार्डवेयर वॉलेट से बेचा, अब आप ये बात और समझना, अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट से बेचा तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन पकड़ में आ जाएंगी। तो आइडियली मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं भैया, कंप्लायंस पूरी करके करें। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट से भी कर रहे हैं तो भी कंप्लायंस पूरी करें। अगर कल को कोई केस लगा और एक ट्रांजैक्शन भी फंस गई तो सारी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी भैया। तो इसलिए डू इट 100% तरीके से, उसको सेफ तरीके से करो और प्रॉपर कंप्लायंस और प्रॉपर टैक्सेस जमा कराओ, सो दैट अगर बाद में स्क्रूटनी लगे तो यार एक तो 78% ना देना पड़े। अपने 1500 रुपए के ऊपर अगर मैं ईमानदारी से टैक्स दे रहा हूं तो दैट विल ऑल्सो सर्व एज अ बेस। अब मान लीजिए आपने 1500 पे भी टैक्स जमा नहीं कराया, तो अब आप अनएक्सप्लेन इनकम में तो आ ही गए ना, और आपने अगर इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी तो फिर तो आप, मतलब एक होता है ना सर, आधा लटकोगे या पूरा लटकोगे, वो पूरा लटकने वाला काम हो जाएगा। इससे बढ़िया ये अपना 1500 पे टैक्स जमा कराओ, सो दैट अगर स्क्रूटनी लगे तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओ कि भैया मैंने 1500 रुपए कमाए थे, इसमें मैंने टैक्स भी दे रखा है, ये रहा चालान। राइट राइट। तो इसलिए ये तीन सेक्शंस इकट्ठे मिलके 78% टैक्स लगा देते हैं, इनकम पे भी, एक्सपेंडिचर पे भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर होगी कि 78,000 की फिगर कैसे आई। लेकिन आपको बता दूं, P2P के अंदर चैलेंजेस वैसे ही थे। 90% लोग वैसे ही स्कैम का शिकार हो रहे थे, बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे थे। तो ऑलरेडी लोग वैसे ही उलझे हुए हैं इस चीज के अंदर। और जब ऐसे नोटिस आ रहे हैं, 50 नोटिस के आसपास कॉइनएक्स की वेबसाइट ने उन्होंने बताया है कि 50 से ज्यादा नोटिस तो उनको जो है कंसिडरेशन के अंदर आए हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां पर यह बात तो सही है राहुल जी कि आप जब P2P करते हो तो पैन नंबर आप कैसे लोगे, और पैन नंबर नहीं लेते हो तो आप टैक्स कैसे भरोगे। और मुझे याद आ रहा है, आपने मुझे पहले भी एक बार बताया था, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है शायद 20% TDS काटने की, कुछ ऐसा चक्कर है। अब थोड़ा सा इसको बताओ, नॉन रेजिडेंट तो कैसे करेंगे, ये क्या है थोड़ा 20% की कैलकुलेशन। देखिए, अगर आप किसी बंदे का आपके पास पैन नंबर नहीं है या वो बंदा पैन होल्ड ही नहीं करता, तो आइडियली इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको 20% टीडीएस उस बंदे का काटना है। आप क्या करोगे, टीडीएस की रिटर्न भरते हुए पैन एनओटी नॉट अवेलेबल, इस तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है डिपार्टमेंट ने, वो डालोगे। बेसिकली वो पैन नंबर की कॉन्फ़िगरेशन से मिलता जुलता होगा। तो पैन नॉट अवेलेबल करके आप 20% टीडीएस जमा करा सकते हो, और वो 20% डेड लॉस है। एक और चीज समझ लेना, वो किसी को रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पैन नंबर पे रिपोर्ट नहीं किया। आप फर्ज कीजिए आपके खाते में पंकज जी मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, और मैं पैन नॉट अवेलेबल के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दूं, तो किसी भी तरीके से आपके बैंक अकाउंट में आ ही नहीं पाएंगे ना। राइट। तो मुझे आपके पैन नंबर पे 10,000 रुपए जमा कराऊंगा तभी तो आपको मिलेंगे। जब मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तभी तो आपके पास आएंगे। टीडीएस तभी क्लेम कर पाएंगे जब आईटीआर भरेंगे, आप यही कह रहे हो ना। आईटीआर भी भरेंगे प्लस पैन नंबर सही पे रिपोर्टिंग जाएगी, तभी आप टीडीएस क्लेम कर पाओगे। अगर मैं पैन नंबर ही गलत दे दूं तो भैया गलत जगह ही जाएगा ना पैसा। अगर अकाउंट नंबर ही गलत दे दिया, गलती से क्रेडिट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो वापस बाउंस मारेगा, उसको 20% का नोटिस चला जाएगा। अब एक और बात समझिए, काटना 1% था, आपने जानबूझ के मुझे गलत पैन नंबर दे दिया, होगा क्या, डिपार्टमेंट बोलेगा भैया इस ट्रांजैक्शन का तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं है, तो 20% टीडीएस जमा करा दो। तो 19% की डिमांड बन के आ जाएगी। 1% का मैंने पहले जमा करा दिया था, 19% की और डिमांड आ जाएगी। तो यानी कि जो टैक्स, जो मान लो किसी ने यूएसडीटी बेचे या क्रिप्टो बेची P2P के थ्रू, तो 30% जो प्रॉफिट का टैक्स होगा तो वो लगेगा, ठीक है। प्लस अगर उसने पैन नंबर लिया है तो 1% टैक्स काट के, जो इंडियन एक्सचेंजेस कर रहे हैं, शायद इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पॉइंट शायद कर रहा है, और बाइनेंस भी शायद इस प्रोसेस में है। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करेंगे इस बारे में कि पैन कार्ड बाइनेंस भी मांग रहा है, तो क्या हमें करना चाहिए। लेकिन यहां पर P2P के अंदर आपको ये बात समझने की है, आप पैन नंबर यूजुअली ज्यादातर लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि दूसरा बंदा देता ही नहीं है। तो P2P में ये बड़ा चैलेंज है, एक तो अकाउंट फ्रीज होने का, ज्यादातर वहां पे स्कैम्स के होने के, सिर्फ यही एक रीजन आप कह सकते हो कि आपके पास ज्यादातर डिटेल होती नहीं है। तो इससे बचा कैसे जाए P2P के अंदर, या क्या और रास्ते, क्या किया जा सकता है। सब P2P से बचने का तो बेस्ट तरीका यही है, आप डायरेक्ट एक्सचेंज से ही सामान बेचो। जब भी बेच रहे हो, आपको होल्ड करना है आप हार्डवेयर वॉलेट में करो, लेकिन जब भी बेचना है आप एक्सचेंज के थ्रू बेचो, सो दैट कंप्लायंस आपकी पूरी हो जाए।
आज थोड़ा सा टैक्स फालतू देके अगर कल की सुख शांति मिलती है तो वो मच मच बेटर है। देखो सिंपल सा आंसर है, और मैं भी हमेशा यही आपसे बोलता हूं कि ज्यादा उलझोगे ना तो उलझते ही रह जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक चीज में उलझते हैं और फिर पूरा का पूरा उलझते चले जाते हैं। तो सिंपल सा मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूं, अगर आप यहां कुछ कमा रहे हो या आप चीजें कर रहे हो तो बेटर है उसको सही तरीके से, जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं, कंप्लायंस करके करोगे तो यहां पे प्रॉपर टैक्स दोगे, प्रॉपर अपनी ट्रांजैक्शन की सारा सिस्टम बनाओगे, कल को उसको डिस्क्लोज करोगे, तो ये जो लोग फंसते हैं इन चीजों में आप ज्यादा परेशान नहीं होगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जो इन्होंने बात बोली P2P का, जब आपको इतना पता है कि सारा कुछ मसला होता है तो फिर क्यों खतरों के खिलाड़ी बनना। सिंपल सा इंडियन एक्सचेंज पे आप जा सकते हो, या जो एक्सचेंज जिसके FIU कंप्लाइंट भी है, जिसपे आपकी प्रॉपर KYC होती है, वो 1% TDS काटता है, तो उस पे जाके आप प्रॉपर सही तरीके से इस चीज को कर सकते हो। तो इतना उलझना ही क्यों है यहां पर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। और राहुल जी ने जो कैलकुलेशन बताई है P2P की, उम्मीद करता हूं वो भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब यहां पर मुद्दा क्या है, और ज्यादातर लोग यहां पर, मार्केट आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी हो, ग्लोबल मार्केट हो, उसकी बैंड बजी हुई है और मार्केट अच्छी खासी नीचे है, और ज्यादातर लोग बिटकॉइन होल्ड ही नहीं करते। ऐसे कॉइन्स होल्ड करते हैं जिसमें उनका लॉस 80-80, 70-70% आज की डेट में है, अगर हम सिर्फ दिसंबर से कैलकुलेशन लेते हैं, यानी कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर। तो वो उनका वो क्या होता है, वो वैसे ही परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं यार अब मैं इन सारी चीजों में उलझ जाऊंगा, कंप्लायंस करूंगा, ये सब चीजें। छोड़ो इस सारी चीजों को, सबसे पहले हमें कुछ रिटर्न आएगा तो हम कुछ देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से हमें करना चाहिए, और ये बातें सीखने और समझने की हैं ताकि इन फ्यूचर आपको परेशानी ना हो। लेकिन राहुल जी आप मुझे बताओ, ये बाइनेंस पे जो ये पैन कार्ड का आया है, तो बाइनेंस की तरफ से क्या कहना है पहले मैं आपको बता दूं। उनका दो चीजें कंसिडरेशन है, जो कि अभी मनी कंट्रोल की मैं जो रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ रहा था, ऑनलाइन अवेलेबल है उनका जो आर्टिकल था, कि जो बाइनेंस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि जो ये P2P ट्रांजैक्शन या जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, वो उसको वहां पे FIU को वो अपना देते हैं, और जो AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उससे कंप्लायंस करने के लिए ग्लोबली जो भी सिस्टम होते हैं, रूल्स हर कंट्री के होते हैं, उसके हिसाब से बाइनेंस कंप्लायंस करता है। तो यहां पे ये रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड की, तो वो ये कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पैन कार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या सही सर तरीका? देना ही चाहिए। यस। सर देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। ना देने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यार। अगर वो आपकी कंट्री में आके कंप्लायंस कर रहा है, पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पहले हम कब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइनेंस कर दे कंप्लायंस, हमारी टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि बाइनेंस जितना मुझे पता चला है आप सब लोगों के लिए सबसे सेफ एक्सचेंज माना जाता है, कि भैया इसमें चांसेस कम है कि कुछ गलत काम हो हमारे साथ। तो भैया अच्छा भला वो इंडिया में आ रहा है, कंप्लायंस करने के लिए तैयार हो रहा है, और हम कह दें कि भैया नहीं हम तेरे को पैन कार्ड नहीं देंगे और तेरी मुसीबतें और बढ़ाएंगे, तो कोई लॉजिक नहीं है ना यार। अगर वो कंप्लायंस करनी स्टार्ट कर देता है और अगर आप बाइनेंस पे कंफर्टेबल हो तो आप ट्रांजेक्शंस करो ना, फिर क्या दिक्कत है। अपने आप कंप्लायंस पूरी बाइनेंस करेगा, TDS की कंप्लायंस बाइनेंस करेगा, क्योंकि वो इसी की तैयारी कर रहे हैं। यस। तो मैं आपको और थोड़ा सा अपडेट दे दूं, जब शायद दिल्ली के अंदर इनका इवेंट हुआ था, बाइनेंस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से मैंने बात भी करी थी, या मैं बाइनेंस के कोई एक दो लोगों से जब बात कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था, तो उनका ये मैंने इस बारे में पूछा, तो ये क्या है, उन्होंने पहले बोला कि ये जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करनी चाहिए, ऑब्वियसली सारी दुनिया में वो करते हैं। लेकिन जो मुझे पता चल रहा है, जो समझ में आ रहा है, शायद ये 1% TDS को काटने का भी हो सकता है इन फ्यूचर, इंतजाम करें ताकि जो आपकी झंझट है वो खत्म हो जाए। 1% TDS वो काटेंगे। और जो एक सवाल निकल के आता है, अगर बाइनेंस ही बैंक अकाउंट को इंटीग्रेट कर देता है तो सारा मसला ही खत्म हो जाता है। तो हो सकता है उसके लिए ये एक प्रोसेस हो। और जो जब मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने उनसे पूछा भी था बाइनेंस की टीम से, तो उनका भी कहना था कि बैंक अकाउंट लिंक करना, क्योंकि P2P में चैलेंजेस आते हैं, तो वो प्रोसेस के अंदर है। और हो सकता है अगर ये सारी चीजें जब वो कर रहे हैं, जब प्रॉपर सारी चीजें होंगी, तो ये जो हमारा मुद्दा है P2P का, स्कैम का, वो शायद निमटता दिखे और बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो आपका 1% TDS वो अपने आप काटेंगे ऑटोमेटिकली, और साथ के साथ आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए तो बहुत ईज हो जाएगा। क्योंकि कई एक्सचेंजेस पे आज भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि राहुल जी ने बताया, बाइनेंस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों को आता है, लिक्विडिटी रहती है, सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, ट्रेड करने में लोग कंफर्टेबल होते हैं।
बाकी दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी जब चर्चा हो रही है तो टैक्स को लेके बोलना और बताना बहुत जरूरी है। और आपको पता है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है 2024-25, राइट? 24। अब हाँ यहां जी। पर कई लोग हैं जब ऐसे नोटिस जो चाहते नहीं कि हमारे पास आए, तो उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, और अगर उनको टीडीएस जो या टैक्स जो भरते हैं और प्रॉफिट हो रहा है या लॉस भी हो रहा है, तो उनको वो डिस्क्लोज कैसे करें, अपनी आईटीआर खुद भरना चाहे तो कैसे भर सकते हैं, और राहुल जी अगर आपकी मदद चाहिए तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं। मैं मैं राहुल जी बताता का जो हूँ। चैनल है मैं आपको बता दूं, जो है वो भी बहुत अच्छा, और क्रिप्टो से रिलेटेड भी कंटेंट जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बनाना शुरू किया। तो वहां पे क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका, उनके चैनल पे जाके आप एक्सप्लोर कीजिएगा। टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। बाकी राहुल जी थोड़ा सा बताइए कि ये हम जो है क्रिप्टो पे टैक्स कैसे भरें, और या ये जो फाइनेंशियल ईयर का है, क्योंकि यहाँ पर अब वो 30% जो टैक्स की बात करते हैं, 1% टीडीएस की बात करते हैं, बहुत कुछ अब यहाँ पे हमें लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ जी। देखिए सर, क्या होता है, अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है और अगर आपका टीडीएस कट गया है या टीडीएस नहीं भी कटा है, तो एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जनरेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी 31 मई के बाद ये प्रॉपर पॉपुलेट हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो 31 मई तक आप आईटीआर नहीं भरेंगे, रेडी कर सकते हैं, भरनी नहीं है। रेडी बिल्कुल कीजिए। रेडी कैसे कीजिए? अपना डाटा सारा पंच कीजिए, उससे कैपिटल गेन्स निकालिए, सेल परचेज, सेल डेट, परचेज डेट, सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, ये सारा डिटेल निकालिए, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सब निकाल के रेडी करके रख लीजिए, सो दैट जैसे ही 31 मई के बाद क्रॉस हो, हम आईटीआर भरने के लिए तैयार हों। ये सारा डाटा आप रेडी करके रखिए। इसके बाद आपको इसको रिकंसाइल करना है। अगर आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर 1,000 रुपए की सेलिंग आ रही है क्रिप्टो की, तो वो आपको, अगर आपने 999 भी दिखा दी, तो आपको तभी की तभी रिटर्न डिफेक्टिव का या इनवैलिड रिटर्न का नोटिस आ जाएगा, सेम टाइम, विद इन 15 मिनट्स। डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रेट अवे कहता है, भैया जो हमारे पास रिपोर्टिंग आ गई इतनी तो दिखानी ही पड़ेगी, इससे ज्यादा दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम दिखाते ही साथ रिटर्न डिफेक्टिव। अब कुछ लोगों को नोटिस आते हैं, वो क्रिप्टो के हेड में नहीं डालते सर इनकम, वो कहीं पे भी डाल देते हैं, भैया ऐसे नहीं होगा, रिटर्न डिफेक्टिव होगी। मेरे पास मल्टीपल रिटर्न्स आती हैं हर साल कि सर मेरी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई, मैंने तो अपनी इनकम भी दिखाई है। नहीं सर, क्रिप्टो के हेड में, क्रिप्टो के शेड्यूल में ही आपको रिटर्न की इनकम डालनी है, कहीं पे भी डालोगे नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट ने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। लास्ट डेट रिटर्न की भरने की 31 जुलाई है, लेकिन 31 जुलाई तक इंतजार मत करना, टाइमली अपनी रिटर्न भरते रहना, टाइमली डाटा शेयर कर देना। अगर आपको हमसे रिटर्न भरवानी है तो वी आर ओपन, हम लोगों ने डाटा रिसीव करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों का हमारे पास डाटा आना स्टार्ट भी हो गया है, उनकी आईटीआर पे वर्किंग अभी से स्टार्ट हो गई है, ताकि जैसे ही रिटर्न्स खुले हम उनकी फाइल कर सके। अगर आप खुद भी भरना चाहते हैं तो वर्किंग करनी स्टार्ट कीजिए, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू राहुल जी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में राहुल जी के यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप थोड़ा और एक्सप्लोर करिए और आप राहुल जी को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। अभी बेयर मार्केट था, हर कोई लॉस में है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस टैक्स का भी चक्कर होता है। जैसे किसी को प्रॉफिट हुआ, उसने बैंक अकाउंट में ले लिया, तो वो एडवांस टैक्स हर क्वार्टरली भरना होता है। अगर नहीं भरते हैं तो अगर आखिरी में एक साथ भरते हैं तो उस पर 18% का कुछ टैक्स लगता है या इंटरेस्ट लगता है। तो वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ में शेयर करूं, ताकि आपको ये सारी चीजें जो है अवेयर रहो कि ऐसा नहीं है अगर आज आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साल के बाद में दो। एक साल के बाद में देते हो तो कुछ टैक्स इंटरेस्ट भरना पड़ता है उसके ऊपर। थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिटेल में बताइए राहुल जी। हाँ जी, मैं आपको बताता हूं सर। इसमें क्या होता है, सरकार ये कहती है कि भैया जैसे जैसे आप पैसा कमा रहे हो वैसे वैसे हमें टैक्स देते रहो। मान लीजिए आपने अप्रैल मई जून के क्वार्टर में मान लीजिए 10,000 रुपए कमाए, तो सरकार कहती है भैया 3,000 रुपए 15 जून तक आप जमा करा दो। एग्जैक्ट नहीं भी करा सकते, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि मैं 10,000 कमा चुका हूं, 5,000 कमा चुका हूं, उसके हिसाब से जो आपका टैक्स बिल बनता है जमा करा दो। जून का 15, अप्रैल मई जून 15 जून तक, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च 15 मार्च, ये डेट्स हैं। अगर आपने इन सब डेट्स पे नहीं जमा कराया तो कुछ इंटरेस्ट तो लग चुका होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट और ना बढ़े इसलिए आप 31 मार्च से पहले पहले टैक्स जमा करा दो।
आपने अगर 31 मार्च तक भी नहीं जमा कराया तो अब करा दोगे तो भी कुछ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जितना डिले करते जाओगे सरकार उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करती ही कितना जाएगी। इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर? सर अलग अलग सेक्शन है, 234 ए बी सी, 234 ए बी सी है, 234 बी कहता है 31 मार्च तक कम से कम 90% की टैक्स की डिमांड आप जमा करा चुके हो अपनी। एक रफ आइडिया के हिसाब से जमा होती है, एग्जैक्ट तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हर बार। मैं एक आइडिया देता हूं आपको, मैं एक आइडिया देता हूं। मान लो किसी के 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है पहले क्वार्टर के ठीक अंदर, है, ठीक है, पहले फाइनेंशियल के ठीक पहले है, क्वार्टर के, वो नहीं भरता और आखिरी में ठीक जिस है। दिन वो टैक्स भरता है उसी दिन, मान लो 31 जुलाई या 30 जुलाई को, जून जुलाई के अंदर आखिरी दिन भरता है, तो क्या उस पे 1 लाख पे कितना टैक्स लग जाएगा उस सर पर? मिनिमम 18 से 20 हजार रुपए का उसको इंटरेस्ट लग जाएगा, 18 से 20 हजार रुपए का उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मतलब 18-20 हजार रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 18% के आसपास का बनता आप था टैक्स उसके मान लो। ऊपर। तो ये देखो, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बातें हैं। हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, सिखाने की, कि ऐसा नहीं है कि टैक्स बना है तो टैक्स पे भी इंटरेस्ट लग सकता है अगर आप ये सारी चीजें इग्नोर करोगे। लेकिन राहुल जी, चलो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। क्रिप्टो वालों को तो प्रॉफिट होता है, हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 30% टैक्स देना है, प्रॉफिट होता है, लॉस पे कोई सेट ऑफ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉक वालों की भी बात करता हूँ। स्टॉक वालों के लिए तो राहत है ना, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 0.1% कटता है, राइट। लेकिन मान लो किसी ने पहले क्वार्टर के अंदर ही, सीख लो, समझ लो, शायद आप, कई लोग हमारे जो है स्टॉक में भी काम करते होंगे, उनके आगे काम आ जाएगी ये चीज। मान लो किसी, उसका सेम ही पहले क्वार्टर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, दूसरे क्वार्टर में उसका 2 लाख रुपए का जो है लॉस हो जाता है। हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, तो यानी कि उसका ठीक है। अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। लेकिन प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 1 लाख पे तो उसने जो भी टैक्स बनता था वो भर दिया, जो भी 15% सिक्योरिटी, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ठीक बनता है था, 15,000 रुपए भर दिए। अब उसका 30,000 का सेट ऑफ कैसे करेगा, और कल को वो क्लेम ही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी थोड़ा सा समझाओ। सर एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या करेगा, अपनी रिटर्न के अंदर लॉस दिखाएगा -1 लाख रुपए, और दिखाएगा मैंने एडवांस टैक्स 15,000 रुपए जमा करवाए हैं, वो 15,000 रुपए उसको पूरे रिफंड मिलेंगे विद 6% पर एनम इंटरेस्ट। अच्छा, उसमें ब्याज भी, मतलब ऐसा नहीं है, हमारी सरकार जो है अगर इंटरेस्ट ले भी रही है तो दे भी रही है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो ये बात भी ठीक है। भाई मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक टाइम पे ना सरकार ने क्या किया हुआ था, एफडी का रेट था 10% मेरे ख्याल से, और सरकार ने क्या कर रखा था, मेरे ख्याल से 12% वो चार्ज करते थे इंटरेस्ट आपसे अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, और 12% ही आपको रिफंड के साथ देते थे। तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। कुछ लोगों ने जानबूझ के एडवांस टैक्स जमा करा दिया कि सरकार से बाद में रिफंड ले लेंगे 12% के हिसाब से, इसलिए सरकार ने टैक्स कम पेबल के करके, ऊपर 18% करा और रिफंड के ऊपर 6% किया। इसीलिए किया कि भैया जानबूझ के मत जमा करा देना। तो यही बात है, बहुत खुराफाती लोग हैं यहाँ पे, जो 1-1% के लिए मैटर करता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन करोड़ों में होती है। बट लेकिन Yes. ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, हम कोशिश करते हैं जो भी है आपके सामने रखने की, और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से भी आपको थोड़ी मदद मिली होगी और ये आइडिया लग गया होगा, P2P इज नॉट अ आपके लिए सेफ ऑप्शन, ना आपको टैक्स के पर्पज से देखते हो उस हिसाब से भी, और ना आपको पता है जब आपके पास आता है तो आपको पता नहीं है, एकदम से इमीडिएटली कई कंप्लेंट हो जाती है, फिर बैंक फ्रीज हो जाता है, फिर उसके लिए अनफ्रीज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई लोगों के आज तक नहीं हुए। तो इस चक्करों में पढ़ना ना पढ़ के अगर प्रॉपर सही तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। बाकी यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं, और जो आने वाले दिनों के अंदर हमारी क्रिप्टो रेगुलेशंस की भी बात हो रही है, वो जल्दी से आए ताकि और एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बन सके। लेकिन मुझे जो भी, मैं जब भी बात करता हूं तो ये सुनने में आता है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है, और हमें पता है जब कोई नई चीज होती है तो उसको एकदम से इम्प्लीमेंट करना और बहुत सारी चीजें करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए और उनको सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे नुक्कड़ पे एक स्कैम निकल के आ रहा था, तो हमें यह भी समझना है कि हमें गवर्नमेंट के अगर नजरिए से भी देखते हैं तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाती है कि लोगों का पैसा बचे, कमाने की तो बाद की बात होती है। तो हमें ये सारी चीजें समझनी है। वो कहते हैं ना कि दूसरे के जूते के अंदर भी पैर रख के देखना चाहिए कि भैया क्या मामला है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, और ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं जो भी हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया का फ्यूचर अच्छा हो और यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ होता देखने को मिले। और राहुल जी, कुछ क्लोजिंग कमेंट कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो कि जो हमारे क्रिप्टो यूजर्स को अपनी तरफ से? हाँ जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब भी आप रिटर्न्स भरे अपनी
तो आप उसको प्लीज मॉनिटर जरूर करना कि आपकी रिटर्न पूरी ढंग से प्रोसेस हो गई है ना, कहीं डिफेक्टिव तो नहीं हुई है। ये नॉर्मली 15 से 20 दिन में आ जाता है रिस्पॉन्स, लेकिन कई बार 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो आइडियली अगर आप एक कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप खुद मॉनिटर करना। अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो वो आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, कोई कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेट आंसर है कि अपना कंप्लायंस करो। अगर आप खुद भर सकते हो तो खुद अच्छी से कर सकते हो, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की आप जो है गाइडेंस ले सकते हो। और हमारे साथ में राहुल जी है, कई लोगों की क्रिप्टो करेंसी की वो ITR भर ही रहे हैं, तो आपकी भी मदद कर सकते हैं वो। बाकी इनका चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को भी प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड तो कमेंट में हमसे जरूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे राहुल जी को आने वाली वीडियोस के अंदर लाके इस बारे में भी और पूछने की। थैंक यू राहुल जी, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।